है कि कल जब हमने लेक्चर वाइंड अप किया था तो उस वक्त आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे थे आपके टाइप्स ऑफ टैक्सेस के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस के ऊपर मैंने कल सबसे पहले बात की थी आपके साथ। कहाँ से? आई विल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मेथड और फॉर्मूला ऑफ इम्पोजिंग टैक्स के टैक्स आप किस रेट से इम्पोज करते हैं। एक तो ये साइड होगी ना टैक्स क्लासिफिकेशन में, इम्पोज कैसे करते हैं, उसका रेट क्या लगाते हैं, उसका फार्मूला क्या लगाते हैं, उसका मेथड क्या लगाते हैं, और दूसरी साइड थी कि हम टैक्स को कलेक्ट कैसे करते हैं। तो इस तरफ तो हमने अभी आए ही नहीं थे, ये हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स हम एक ऐसे टैक्स को कहते हैं जिसके अंदर आप ये कहते हैं द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे टैक्सेबल इनकम में इजाफा होता है तो जिस कदर ज्यादा टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी उतना ही रेट बढ़ जाएगा। या दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि टैक्स रेट डिक्रीजेस एज द टैक्सेबल इनकम डिक्रीजेस, कि अगर टैक्सेबल इनकम डिक्रीज है, कम है, तो उसका रेट भी कम होगा। तो ये आल्दो हमारे टैक्स सिस्टम का तो टेबल नहीं, यानी ये पिक्चर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स का रेट 10% से 15, फिर 25, फिर 28 बढ़ता चला जा रहा है। इस किस्म के बार्स को या इस किस्म के स्लैब सिस्टम को हम प्रोग्रेसिव टैक्स का नाम देते हैं कि आपकी टैक्सेबल आमदनी जितनी ज्यादा होगी टैक्स का रेट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक होगी जी बात। एक तो कल हमने इसके ऊपर बात की थी, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो है हमने बात की थी आपके जो है रिग्रेसिव टैक्सेस के ऊपर। रिग्रेसिव टैक्सेस में हमने ये कहा था कि ये एक इंतहाई जालमाना निजाम है जिसके अंदर टैक्स वेयर लोअर इनकम एंटिटीज पे अ हायर फ्रैक्शन ऑफ द इनकम। ये एक ऐसा टैक्स है जिसके अंदर जिनकी आमदनी कम होती है उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, जिसकी आमदनी कम होती है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो इसके अंदर हमने मिसाल ये दी थी कि दो गाड़ियां अगर मोटरवे से जा रही हैं तो कोई भी टैक्स जो अमाउंट में फिक्स है कि एक बहुत बड़ी गाड़ी है और एक बहुत छोटी गाड़ी है, तो जाहिर है छोटी गाड़ी वाले की आमदनी कम है और बड़ी गाड़ी वाले की आमदनी ज्यादा है, लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुंचती है तो आप दोनों से 1000 रुपया ही चार्ज करते हैं। इस सेंस में देखा जाए तो चूंकि अमाउंट में फिक्स हो गया तो ये रिग्रेसिव हो गया। हो सकता है छोटी गाड़ी वाले की आमदनी 50,000 रुपए हो और आपने उससे जब 1000 टैक्स लिया तो ये उसकी आमदनी का 2% बन गया। लेकिन वो बंदा जिसकी इनकम 10 लाख के करीब थी, अगर आपने उससे भी 1000 ही लिया तो ये उसकी इनकम का 0.01% बनेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपने अमीर से टैक्स कम रेट से लिया है और गरीब से टैक्स ज्यादा रेट से लिया है, यानी लो इनकम वाले से ज्यादा लिया है और हाई इनकम वाले से कम लिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रिग्रेसिव टैक्स है, ये रिग्रेसिव टैक्स है। अब आगे आ जाता है एक ऐसा टैक्स जिसके अंदर हुकूमत ये कहती है कि हमें किसी से कोई कंसर्न नहीं कि कोई अमीर है या गरीब है, हम इतना जानते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ इनकम हमें सेम फ्रैक्शन से यानी सेम प्रोपोर्शन से टैक्स चाहिए, जिसको फ्लैट टैक्स है। वो कहते हैं जी हर बंदा अपनी आमदनी का 5% हमें टैक्स दे दे, चाहे उसकी आमदनी ज्यादा है चाहे उसकी आमदनी कम है। तो इस तरह के टैक्स रेट को हम फ्लैट टैक्स रेट सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये 5% टैक्स रेट है, और अगर आप देखें तो आमदनी यानी इनकम के बढ़ने से अगर रेट बढ़ता है तो वो ये रेड वाला है जिसको आप प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे, और इनकम के कम होने से अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो ये जो ग्रीन वाला है ये जाहिर कर रहा है कि जैसे जैसे इनकम किसी की जो है बेचारे की कम है, रेट उसका टैक्स का ज्यादा होता जा रहा है, तो इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स का नाम दिया जाता है। तो ये बच्चों कल तक हमने इतना ही काम किया था। मैंने कहा इसको लिंक कर लेते हैं कल वाले टॉपिक को। तो आप बच्चों में इस वक्त ऑनलाइन जो है आतिफ है, इख्तिशाम है, जवाद है, मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद साद है,
तो इन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये बात समझ आई है तो टेक्स्ट बॉक्स में जी लिखकर एंटर कर दीजिए। इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। जी शाबाश बच्चों। तो इख्तिशाम का जी आया है, सादिक का, मोहम्मद साद का, आतिफ अली का, जवाद रसूल का। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा चलिए, तो ये बात हो गई हमें क्लियर। अब हम चलते हैं किस तरफ? अब हम चलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एक फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, जिसको मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा चलिए, उसमें बाद में बात करता हूं। पहले देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या है। कहता है डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है विच इज पेड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू द इम्पोजिंग एंटिटी। यानी इम्पोजिंग एंटिटी से मुराद है स्टेट, यानी रियासत। तो रियासत ने हमें टैक्स लगाया और हमने उसी को पे कर दिया। तो अगर रियासत टैक्स लगा रही है, स्टेट टैक्स लगा रही है, स्टेट टैक्स लागत है, टैक्स लग रहा है, और टैक्स देने वाला डायरेक्ट जाके स्टेट के किसी इदारे में, यानी लेट्स से स्टेट बैंक में या नेशनल बैंक की किसी ब्रांच में जाके टैक्स जमा कराता है, तो हम इसको ये कहेंगे कि ये डायरेक्ट टैक्स है। फिर रिपीट करते हैं कि ऐसा टैक्स जो एंटिटी इंपोज करती है डायरेक्ट ही उसको दे दिया जाए, तो हम इसको कहेंगे ये डायरेक्ट टैक्स है। हमारे मुल्क में डायरेक्ट टैक्स की जो मिसाल है वो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जनरली जो डायरेक्ट टैक्स लगाए गए हैं उनके अंदर स्पेसिफिक नाम जो है क्या है, टैक्स ऑन सैलरी, टैक्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे जो टैक्सेस हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब जरा देखिए, एक बात का आपको अंदाजा होगा कि मैंने यानी सर ने आपको पहले चैप्टर 4 शुरू कराया और आज चैप्टर 4 कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 1 पढ़ा रहे। थोड़ी सी लॉजिक समझ आई होगी कि अगर मैं पहले ही दिन ये पढ़ाने की कोशिश करता तो ये नाम आपको अजनबी फील होते, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जबकि आपने चैप्टर 4 पढ़ लिया तो बहुत हद तक इन चीजों के नाम बार बार सुनने की वजह से आपको ये आसान लग रहे होंगे या कुछ हद तक इनसे आपकी क्या हो गई होगी, शनाख्त हो गई होगी, यानी आपको ये अजनबी नहीं लग रहे होंगे। तो ये मेरी कोशिश थी कि पहले चैप्टर 4 कर लेते हैं, फिर चैप्टर 1 को इन बिटवीन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। इस तरह साथ साथ दोनों काम होते जाएंगे, पैरेलल न्यूमेरिकल भी टॉपिक भी चलते जाएंगे, थ्योरेटिकल भी चलते जाएंगे और कोर्स का एक मिक्स फ्लेवर आपको मिलता रहेगा। तो ये मेरी एफर्ट थी। बहरहाल एनीवे, तो हम कोशिश करते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं इसको। कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है कि जिस एंटिटी ने इम्पोज किया हमने डायरेक्ट ही उसको जाके सबमिट कर दिया, यानी स्टेट बैंक हो गया या नेशनल बैंक हो गया। और इसकी शक्लें हमने जो टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक बताई, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सैलरी तो आप जानते हैं, इसके ऊपर बात हो चुकी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस अक्सर आप देखते हैं कि हम कन्वर्जन देखते हैं कि ये सैलरीड पर्सन है या इनकम या ये बिजनेस पर्सन है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आजकल आप पढ़ रहे हैं। कैपिटल गेन ये भी होता है जैसे आपने कोई प्लाट बेचा और उसमें से पैसे कमा लिए। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की भी मिसालें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने किसी को हॉस्टल की फैसिलिटी दी तो कमरे का जो किराया लिया वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी था, और जो उसके साथ हमने उसको लॉन्ड्री की, सिक्योरिटी की सर्विसेज दी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी। अभी फिलहाल आप इतना ही सोच लीजिए, ठीक हो गई बात। तो क्या कहा मैंने, हमने हॉस्टल की फैसिलिटी दी, तो जो हॉस्टल के कमरे का किराया था या रेंट था, दैट वाज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन उस बंदे को जो इस कमरे में रहता है उसको हमने सिक्योरिटी की सर्विसेज दी, उसको हमने लॉन्ड्री की सर्विसेज दी, उसको हमने फूड की सर्विसेज दी, और इस जमन में हमने जो कमाया दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस तरह आप इन तमाम चीजों के ऊपर अगर टैक्स लगता है तो हम इसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स लगाना इकोनॉमिकल है। वो कैसे इकोनॉमिकल है कि एक असेस करने वाला बंदा चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए या कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए जो टैक्स को असेस करे और उसके बाद टैक्स सबमिट हो जाना है। लिहाजा इसके लिए कुछ लंबा चौड़ा खर्चा नहीं, तो ये इकोनॉमिकल है।
इसके अंदर चूंकि अमाउंट असेस करके बताई जाती है, टाइम, डेडलाइन, हर चीज पता होती है, इसलिए थोड़ा सा सर्टन भी है। और हुकूमत मुश्किल हालात में जब आवाम पे कोई मुश्किल आ जाए, अल्लाह ना करे कोई फ्लड आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको कम भी कर सकती है, और हुकूमत को कोई जंग लड़नी पड़ जाए तो इसको बढ़ा भी सकती है। तो ये इलास्टिक भी है। अच्छा, और इसके अंदर एक स्विक सेंस भी पैदा होती है कि मुआशरे में एक एहसास जिम्मेदारी आता है कि अगर फर्ज करें आप यहाँ खड़े हैं, ये आप खड़े, और कुछ लोग एजिटेशन के लिए आए हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हैं, पीटीआई के हैं, कोई भी लोग हैं, वो बस को आग लगा रहे हैं, ठीक है जी, बस को आग लगा रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप उन्हें रोकेंगे, आप उन्हें कहेंगे नहीं भाई ऐसा मत करो। क्यों ना करो? चूंकि ये जो सिग्नल लगा है ये मेरे टैक्स के पैसे से लगा है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ के मार खा लेंगे, लेकिन आप इसको आग लगाने या तोड़ने नहीं देंगे, चूंकि ये आपकी आमदनी का पैसा है जिससे ये सिग्नल लगा। तो इस तरह एक स्विक सेंस आ जाती है कि जो हमारे इर्द गिर्द सड़कें हैं, हमारे इर्द गिर्द डैम्स हैं, हमारे इर्द गिर्द जो सिग्नल हैं, लाइट्स हैं, ये सब की सब हमारे अपने ही पैसे की चीजें हैं, लिहाजा हमें इन्हें खराब नहीं करना, हमें इन्हें बर्बाद नहीं करना, ये तो हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा मसला ये कि ये अपना पैसा बचा कर किसी को देना, वो भी लमसम में, इंतहाई गैर कन्वीनियंस रहता है, यानी इनकन्वीनियंट रहता है। और इसके अगेंस्ट हम बोलते भी बहुत हैं। जैसे ही टैक्स का टाइम आता है हम डांट डपट शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं मुसीबत पड़ गई है, में हमारे जिम्मे पैसे लगाए हुए हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इससे जान छुड़ाते हैं और इसके लिए बहुत सारे गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं कि इससे बचा जा सके। तो इसकी खामियां हैं। तो हम बात ये करें थी, खूबियां और खामियां ये आपके अपने ऊपर हैं। ये कोर्स का इतना कोई खास हिस्सा नहीं है, आप चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा एक दफा, बस ऐसे एक इंटरेस्ट आपका बन जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अब आ जाइए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कि आपको ये हाथ नजर आ रहा है कि डायरेक्ट बंदे से नहीं मांगा जा रहा और यूं ऊपर से हाथ जाके उसकी जेब से चुप करके पैसे निकाले जा रहे हैं, और इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? कहते हैं अ टैक्स लेव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन ऑन द इनकम। ऐसा टैक्स जो है वो बंदे की आमदनी पे ना लगाया जाए बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा दिया जाए, हम ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। देखिए इसमें रूल ये है कि जब आप डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो वो इनकम टैक्स है। हुकूमत ये कहती है कि जब तुम पैसा कमाते हो और तुम्हें पैसा मिलता है, हम तब भी तुमसे टैक्स लेंगे, इसको हम डायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। और हुकूमत ये कहती है कि जब तुम पैसा खर्च करोगे, यानी कोई चीज खरीदने जाओगे, तो खरीदने के वक्त भी हम तुमसे टैक्स लेंगे, यानी कमाने पे भी टैक्स है और खर्च करने पे भी टैक्स है। और जो खर्च करने का टैक्स है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं, या हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको सेल्स टैक्स का नाम दे सकते हैं। तो जब आपके पापा को सैलरी मिलती है तो सैलरी पर भी टैक्स कटता है। वो कौन सा टैक्स होता है? वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो डायरेक्ट जाके रियासत के खजानों में जाता है। और जब आप चाय की पत्ती खरीदने जाते हैं, साबुन खरीदने जाते हैं, डिटर्जेंट खरीदने जाते हैं, तो वहां पर भी जब आप खरीदते हैं तो उसके रैपर के ऊपर लिखा होता है कि इसकी ये रिटेल प्राइस है प्लस ये इसका सेल्स टैक्स है, और ये दोनों जमा करके इसकी ये प्राइस आती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए भी कहा जाता है कि इसके अंदर टैक्स बड़े स्लोली आगे चलता है कि पहले वो बंदा जिसने मैन्युफैक्चरिंग की है उसको रॉ मटेरियल पे टैक्स देना पड़ता है, वो रॉ मटेरियल पे टैक्स देकर रॉ मटेरियल लेके आता है, वो रॉ मटेरियल से फिर जब गुड बनाता है तो उस गुड में उस टैक्स को भी ऐड कर देता है, और फिर उसका बोझ जो है आगे जाके किस पे डाल दिया जाता है, अपना खरीदार पे यानी बायर पे। इस तरह ये टैक्स बर्डन रॉ मटेरियल से गुड्स मैन्युफैक्चरर, गुड मैन्युफैक्चरर से अगर एक और नोट डाल दें तो डिस्ट्रीब्यूटर से मर्चेंडाइजर, और मर्चेंडाइजर से जाके फिर बायर पे जाके गिरता है इसका बोझ। तो लिहाजा हम इसको इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का नाम देते हैं। तो ये बच्चों हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे वो सवाल जो बार बार पेपर में आता है उसको जरा एक नजर देख लेते हैं कि वो कौन सा सवाल है जो पेपर में आता है। पेपर में ज्यादा सवाल ये आता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ये सवाल है स्प्रिंग 15 का, 5 मार्क्स है, ज्यादा मार्क्स का नहीं होता, ऑलमोस्ट
4-5 नंबर का सवाल होता है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 टैक्सेस एप्लीकेबल इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। इवन लैंग्वेज भी सेम है और ऑटम 2019 में आया हुआ है और वही लैंग्वेज सेम वही सारा कुछ और वही सवाल आया हुआ ऑटम 18 में। तो इस तरह देखा जाए तो ये जो छोटा सा टेन्योर है 2015 से ऑनवर्ड का, अगर वहीं से देखा जाए तो ये कमोबेश 3 दफा मुझे नजर आया है और ये कुछ अरसे से नहीं आया और कोर्स में भी है। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम इसका चांस बहुत ज्यादा हो सकता है, आपके वाली अटेम्प्ट में इसका चांस काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि पेपर में थोड़ा सा रिवाइवल होता रहे, कुछ चेंज आता रहे। तो जाहिर है चेंज आएगा तो वो टॉपिक छोड़ देगा, इस टॉपिक को पिक करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो लिहाजा देखते हैं कौन से 3 मेन इनडायरेक्ट टैक्सेस है पाकिस्तान में। सबसे पहले है कस्टम ड्यूटी। नंबर 1 इज कस्टम ड्यूटी। तो पूछता 3 क्यों पूछता भाई, किताब में ही 3 दिए हुए तो जाहिर है 3 ही पूछेगा। तो चलिए कस्टम ड्यूटी क्या कहता है, गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पाकिस्तान लायबल टू अ रेट ऑफ टैक्स कस्टम ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब इन पाकिस्तान कस्टम टैरिफ। कस्टम टैरिफ के अंदर कोई चीज मुल्क के अंदर आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, तो इंपोर्ट पर भी एक टैरिफ लगेगा और वो टैरिफ जो है वो क्या कहलाएगा, दैट इज यू कैन से इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी। और कोई चीज मुल्क से बाहर जा रही है तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ठीक है जी। और एक्सपोर्ट टैरिफ जो है उसको आप कहेंगे एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी। अच्छा, अब 2 बातें। पहली बात है इंपोर्ट पे तो अक्सर आप सुनते हैं कि जी महंगी महंगी गाड़ियां आ रही हैं, किया स्पोर्टेज आ रही है, लैंड क्रूजर आ रही है, तो जाहिर है हुकूमत चाहती है कि आप इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो चलिए कुछ पैसा हमारी भी जेब में डालिए। तो लिहाजा इंपोर्ट पे टैक्स है, ये तो आप जानते हैं और लगाना भी चाहिए, लग्जरीज पे तो लाजमी लगाना चाहिए। लेकिन बहरहाल कुछ प्लांट्स पे भी लगाया जाता है, मशीनरी पे भी लगाया जाता है, रॉ मटेरियल पे भी लगाया जाता है, ताकि जो है कंज्यूमर को जो है आल्दो बर्डन फेस करना पड़े लेकिन कुछ इनकम भी तो कमानी है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी एम होता है कि इंपोर्ट पे टैक्स लगाने से इंपोर्ट महंगी करो ताकि लोग लोकल चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करें। बहरहाल ये आगे चल के आ जाएगा। और एक्सपोर्ट पे टैक्स क्यों लगता है, जहन में आएगा यार एक्सपोर्ट पे क्यों लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट तो ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि कोई बंदा यहां से कॉटन ही एक्सपोर्ट कर दे तो कॉटन यहां से बाहर भेज देगा तो यहां लोकल टेक्सटाइल मिले, फिर कॉटन कहां से लाएंगे। इसी तरह कोई बंदा कीमती फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स यहां से उठा के एक्सपोर्ट कर दे और तो फिर लोकल लोगों को ड्राई फ्रूट कहां से मिलेगा। इसलिए कुछ चीजों पर हमने एक लिमिट के बाद टैक्स लगा देते हैं ताकि यहां से रॉ मटेरियल ही गायब ना हो जाए। तो लिहाजा इंपोर्ट में इसलिए लगाते हैं कि उसकी दलील भी है कि जी इंपोर्टेड चीजें कम यूज हो, लोकल चीजें ज्यादा यूज हो। और एक्सपोर्ट पे टैक्स इसलिए लगाएंगे कि ऐसा ना हो जाए कि यहाँ की कीमती चीजें सारी बाहर चली जाए और अपने लिए मौजूद ही ना हो। तो एक तो ये मिसाल है कस्टम ड्यूटी। दूसरा आ जाता है बच्चों फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्यों है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसलिए कि जनाब जो चीजें आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जो चीजें जो है आप मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है कि आप प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर एक खास रेट के साथ आपके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED लगा दी जाती है। हाँ, एक्सपोर्ट जो चीजें होती हैं उन पर मैन्युफैक्चरिंग पे 0% लगाया जाता है, लेकिन जो चीजें लोकली मैन्युफैक्चर होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर अक्सर ये ड्यूटी लगा दी जाती है ताकि हुकूमत को कुछ रेवेन्यू यहां से भी मौसूल हो जाए। और तीसरा जो अहम टॉपिक है वो आप सब बच्चे पॉपुलर जानते हैं, वो है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है हमारे यहाँ आम तौर पे 17% है तमाम वेरियस गुड्स की सेल्स के ऊपर, यानी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर 17% सेल्स टैक्स है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली आगे इंपोर्टेड गुड बेचने पर भी ये लगा हुआ है, तो चाहे लोकल मैन्युफैक्चर हो चाहे इंपोर्टेड हो उन पर लगा हुआ है। हाँ, अलबत्ता जो चीजें आप एक्सपोर्ट करते हैं उन पर ये टैक्स नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट में सिर्फ उन चीजों पर टैरिफ लगाया गया है जिनको हम डिस्करेज करना चाहते हैं कि ये मुल्क से बाहर ना जाए, ये मुल्क की अहम चीजें हैं, पर्टिकुलरली कॉटन वगैरह, वरना प्री टेक्सटाइल मिलों का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सेल्स टैक्स जो है चाहे लोकल हो चाहे इंपोर्टेड हो, दोनों के ऊपर 17% देना पड़ेगा। यानी एक चीज 100 रुपए की मैं बेचना चाहता हूं तो मुझे 17 रुपए कंज्यूमर से लेने पड़ेंगे
यानी मुझे 117 रुपए पे इसे बेचना होगा। इसमें 100 रुपए उस चीज की कीमत है और 17 रुपए जो है वो क्या है शाबाश, वो हमारा सेल्स टैक्स है। और अगर ये लोकल बनी हुई है तब भी, और अगर ये इंपोर्टेड बनी हुई है तब भी, दोनों सूरतों। ठीक होगी बात। अच्छा, तो ये हो गया बच्चों जिसकी आप बात करें। हाँ, अलबत्ता कुछ खास चीजें जिनके ऊपर हम जो है बकायदा इसकी एक लिस्ट है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक लिस्ट है बकायदा सेल्स टैक्स जब पढ़ेंगे इसकी एक लिस्ट है और उसको मेंशन किया गया उसके अंदर कि किस किस चीज पे 17% लगेगा। अच्छा, अब बच्चों आप में से एक सवाल बच्चे ने कहा कि पॉइंट नंबर 2 को जरा रिपीट कर दें। तो रिपीट सिंपल सा पॉइंट है, मैं बताता हूँ। फर्ज कीजिए आप बुक्स छापते हैं, फर्ज कीजिए आप बुक्स छापते हैं, ठीक है, आपका एक प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ बुक्स छपती हैं। तो हुकूमत ये कहती है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है कि जितनी बुक्स छपेंगी उनकी जो प्राइस है, जो आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कॉस्ट, उसके अंदर आप ऐड करेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी को, कि मैन्युफैक्चरिंग पे एक खास किस्म का टैक्स ऐड करेंगे आप। ठीक है जी, यानी ये कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे आप इसको। तो मींस आप जो है मोबाइल बना रहे हैं, आप चेयर बना रहे हैं, कुर्सियां बना रहे हैं, ठीक है जी, आप कोई बुक छाप रहे हैं, तो इसके अंदर जो आप कॉस्ट ऐड करेंगे उसके अंदर एक कॉस्ट ऐड हो जाएगी जिसको हम कहेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडेंस दोनों के ऊपर मौजूद है। जी बच्चे, अब बात समझ आई आपको? शाबाश, किधर गए बच्चे? जी इख्तिशाम। तो ये है कि आप किताबें छापें तो भी ये पे करना है आपको, आप कोई मैन्युफैक्चर करें, गाड़ी बनाएं, उसके ऊपर भी आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों हो गए वो 3 टैक्सेस जिनको बार बार पूछा गया, यानी अगर ये 3 याद हो गए और इस वाले पेपर में आ गया तो 5 नंबर पक्के हैं आपके। तो 5 नंबर के लिए हम यहाँ रुके थे, ये 5 नंबर का सवाल था। ठीक है जी, हमारे ऐसे ही थोड़े थोड़े नंबर होते हैं जिनके लिए हम फाइट कर रहे होते हैं। अब रही बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसके अंदर मैं सिंपल बात कह देता हूँ, जो डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस थे वो इसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे और जो उसके डिसएडवांटेजेस थे वो एडवांटेज बन जाएंगे। ये कन्वीनियंट है, थोड़ा थोड़ा करके पे करना है। भाई चाय लेने की पत्ती लेने के थोड़ा दे आए, टैक्स दे आए, उसके बाद जनाब जब आप डिटर्जेंट खरीदने के थोड़े से पैसे दे आए, तो ये थोड़े थोड़े पैसों में होता है, कन्वीनियंट होता है। इसमें एवेजन मुमकिन नहीं है कि आप फर्ज कर लीजिए, आप कहते हैं कि अच्छा जी मुझे एक डिटर्जेंट चाहिए और मेरी वाइफ ने कहा कि चलो भाई ये कपड़े धो, तो तुम कपड़े धोने लगे, डिटर्जेंट घर में नहीं था, आप लेने गए और डिटर्जेंट जो है सर्फ लेने गए, सर्फ जो है वो फर्ज करें 1000 रुपए का पैकेट है, आपने देखा 1000 रुपए का, तो आप कहते हैं अच्छा यार ये तो 830 रुपए इसकी कीमत है, प्राइस है, और इसमें 170 रुपए सेल्स टैक्स है। आप उसे जाके कहते हैं कि देखो भाई मैं कीमत दे दूंगा, सेल्स टैक्स नहीं दूंगा, तो वो कहेगा भाई तुम्हें ये सर्फ या डिटर्जेंट मिल ही नहीं सकता जब तक तुम कीमत के साथ ये सेल्स टैक्स ना दो। अगर आप रफड़ डालेंगे कि मैं नहीं दूंगा तो वो आपको सर्फ का पैकेट ही नहीं देगा। लिहाजा अगर आपको सर्फ का पैकेट चाहिए है तो आपको ये सेल्स टैक्स 170 रुपए देना पड़ेगा। तो लिहाजा इसमें एवेजन का चांस ही नहीं है और इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है और एक बहुत बड़ी कैपिटल फॉर्मेशन बन जाती है हुकूमत के लिए, जिसको वो फलाह पे खर्च कर सकते हैं आवाम की। अब डिसएडवांटेज क्या है? अनसर्टन है, हमें पता ही नहीं कितना वसूल किया, बात तो हम बिल पे करके आ जाते हैं, बाद में वो इस पे इतना टैक्स लगा हुआ है। रिग्रेसिव है कि देखिए अगर आप 170 रुपए उससे भी ले रहे हैं जिस बंदे की आमदनी महीने की 25,000 है और उससे भी यही ले रहे हैं 170 रुपए जिसकी आमदनी महीने की 10 लाख है, तो आप रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम बना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अमाउंट में फिक्स जो भी टैक्स होगा, यानी जो रुपयों में फिक्स होगा वो हमेशा रिग्रेसिव बन जाएगा। क्या आप जरा देखिए 25,000 इनकम वाले से 170 रुपए लेने का मतलब यह है कि उससे गालिबन 0.02% आपने लिया है और जिसकी 1 लाख इनकम है उससे 0.00002% लिया है। तो इसका मतलब यह है आपने अमीर से कम और गरीब से ज्यादा टैक्स लिया है, तो ये रिग्रेसिव भी है। बहरहाल ये पॉइंट मैंने पहले भी कहा था कि इतने ज्यादा हम नहीं है और किताब में गिवन भी नहीं थे, तो मैंने अपनी तरफ से इंटरेस्ट के लिए आपके दे दिए थे, तो आपको अच्छे लगे तो पढ़ लेना, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। कौन से वाले? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अच्छा, नो स्विक कॉन्शियसनेस,
ये ऐसा टैक्स है जब आप देते हैं आपको एहसास ही नहीं होता आप दे रहे हैं, तो जाहिर बात है इसमें स्विक कॉन्शियसनेस भी आपके अंदर पैदा नहीं होगी। अच्छा चलिए, और फिर ये अनइकोनॉमिकल भी है। इससे अनइकोनॉमिकल है कि हर फैक्ट्री का हिसाब करो, हर मैन्युफैक्चरर का हिसाब करो, हर सेलिंग का हिसाब करो, तो उसके लिए आपको स्टाफ, डिवाइसेस और बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, इसलिए बहुत खर्चा आता है इसमें। और जब प्राइस के अंदर सेल्स टैक्स ऐड होता है तो यहाँ टैरिफ ऐड होते हैं या कस्टम ड्यूटी ऐड होती है, तो चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, इससे इन्फ्लेशन भी पैदा होता है। तो लिहाजा ये इन्फ्लेशनरी भी है, चीजों को कीमतों को बढ़ाता भी है। चलिए जी, लेकिन बहरहाल आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो ये वाला था कि 3 मेन टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, उसको डिस्क्राइब करना आपको आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस। टैक्स लॉस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं इस पे जरा बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लेक्चर के क्लाइमैक्स की तरफ। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि जो टैक्स लॉस है इनकी फितरत कैसी है, इनका नेचर कैसा। कहते हैं ना कभी कभी इंसान को किसी चीज से वाबस्तगी लेनी हो या किसी चीज से ताल्लुक जोड़ना हो तो सबसे पहले अच्छा यार वो किस नेचर का इंसान है, अच्छा यार वो किस तरह से बिहेव करता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। इसी तरह से आज हम टैक्स लॉस के मुतालिक जानना चाहते हैं कि इनका नेचर कैसा है। सबसे पहली बात यह है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप देखेंगे, इनकी खुसूसियात को अगर आप देखेंगे, तो इनकी खुसूसियात में सबसे पहली खुसूसियत यह है कि टैक्स इज एन इनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन नॉट वॉलंटरी। क्या मतलब यह है कि अक्सर देखा होगा आप किसी बाबा जी से दम कराने जाते हैं तो बाबा जी क्या करते हैं, बाबा जी किसी बड़ी सी चारपाई पे बैठे होते हैं और बाबा जी ने पास गल्ला रखा होता है और वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, वो कहते हैं अच्छा बेटा गले में जो मर्जी डाल दो, गले में जो मर्जी डाल दो, जो तौफीक हो वो डाल दो। ऐसा होता नहीं होता बच्चों? बताओ 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 क्यों भाई, आप बताओ भाई। आतिफ बताएगा, ठीक है ना, और इख्तिशाम बताएगा। भाई ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम जाते हैं कहीं दम कराने बाबा जी से, तो बाबा जी क्या कहते हैं, बाबा जी को कहते हैं बाबा जी कितने पैसे दम कराए, बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं यार पैसे को से कोई नहीं, जितना तुम्हारा तौफीक है डाल दो। ऐसे होता है ना। अच्छा जी, हुकूमत ये नहीं कहती कि जी हमारे हॉस्पिटलों में इलाज कराओ, हमारे स्कूलों में पढ़ो और ये डब्बा पड़ा है जितने मर्जी पैसे डाल दो। ना ना, हुकूमत ऐसा नहीं कहती। हुकूमत कहती है कि ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई खैराती काम नहीं है, इसके अंदर तुम्हें लाजमन पैसे डालने पड़ेंगे और अगर तुम पैसे नहीं डालोगे तो फिर हमें पैसे लेने आते हैं। तो लिहाजा ये आपकी रजामंदी इससे मैटर नहीं है, ये इनफोर्स है कानूनी तौर पे, ये ताकत के बलबूते पे, प्रेशर के बलबूते पे आपसे लिया जाता है। बिल्कुल ऐसी जैसे शोले फिल्म में आपने देखा होगा कि एक डाकू आता है अमजद खान का, आके कहता ओ सांभा क्या लाए हो, कहता है गेहूं लाया हूं मालिक। तो वो क्या होता है कि ये वो वाला सीन है कि जी ये समझ लीजिए कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये अमजद खान है और वो जो डाकू आया था आगे कहता क्या लाए हो सांभा, वो कहता है जी गेहूं लाया हूं मालिक। तो ये लाजमन है, आपको देना पड़ेगा, ये ताकत के बलबूते पे है। और साथ ही कहता है एक गोली अगर गुजर गई तुम्हारे दिमाग से तो लग पता जाएगा। तो ऐसा क्या था ना उसने, तो लिहाजा ये वो गोली वाला केस है, यहाँ पे जबरदस्ती काम चलता है। उसके बाद आगे टैक्सेस इज जनरली पेएबल इन कैश, चेक नहीं लेंगे, प्रोमिसरी नोट नहीं लेंगे, किसी काइंड में डील नहीं करेंगे कि जी आपके पास हम नुमाइंदा भेजते हैं कि जी इतना तुम्हारी तरफ टैक्स ड्यू है, आपको कॉल आ जाती इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की और आप उसको बड़े आराम से चेक दे देते हैं और बाद में चेक बाउंस हो जाता है। आप कहते हैं मैं माजरत चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। वो कहते हैं नहीं भाई हम इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं, पता नहीं तुम कैसे बंदे हो कैसे नहीं हो, प्रोमिसरी नोट भी नहीं चाहिए। या आप सांबा की तरह गेहूं का एक पैकेट पकड़ते हैं, उसे कहते हैं ये सरदार ये गेहूं है, ये ले जाओ, ये सरकार बोरी में पड़ा। वो कहते हैं ये भी नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, कैश। हम सिर्फ नोटों की बात समझते हैं और कोई बात नहीं समझते। तो पहली बात यह है कि ये आपकी चाहत के ऊपर नहीं है, ये लाजमन है, ये आपको लाजमन देना है। दूसरी बात यह है
कि ये हमने कैश में लेना है, ना चेक लेना है, ना गंदुम लेनी है, ना कपास लेनी है, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। तीसरी चीज ये है कि टैक्स इज प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर, पेमेंट ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी, तुम्हारी एबिलिटी पे बेस करता है। तो जो अमीर आदमी है उससे हम टैक्स ज्यादा लेंगे और जो बेचारा गरीब आदमी है उससे हम टैक्स कम लेंगे। तो लिहाजा ये क्या है, ये आपकी एबिलिटी पर लिया जाएगा। चौथी बात, टैक्स इज लेव्ड ऑन इनकम, ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये हम अभी निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको आगे जाके देख लेते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि टैक्स जो लगाया जाता है वो किस पे लगाया जाता है, किसी प्रॉपर्टी पे, किसी ट्रांजैक्शन पे। ये भी हो सकता है कि आपने एक प्लॉट खरीदा डीएचए में और वो आपने खरीदा 70,000 रुपीज में। एक साल के अंदर अंदर वो टैक्स 70,000 में आपने एक प्लॉट खरीदा और एक साल के अंदर अंदर वो जो है आपका प्लॉट वो हो गया 3 करोड़ रुपए का। हुकूमत कहती है 70 लाख और 3 करोड़ रुपए में बड़ा फर्क है, लिहाजा तुमने जो है 299 लाख और 30,000 रुपया तुम जालिम ने कमाया है और इसके अंदर हमारा हिस्सा कहां पे है। लिहाजा वो आपको अकेले खाने नहीं देगा, वो कहेगा नहीं भाई ये 299 लाख और फिर उसके ऊपर तुमने जो है ये कमाया है, लिहाजा इसका जो फर्क है वो बहुत बड़ा है और इसमें से हमें हिस्सा देना पड़ेगा। तो एक तरफ 3 मिलियन, 70 लाख का 70,000 का 3 मिलियन बन गया, 70 का 3 मिलियन बन गया। तो इसका मतलब यही बनता है कि तुमने एक बड़ी अमाउंट में पैसा कमाया है और ये जो बड़ी अमाउंट में पैसा कमाया है इसमें से हमारा भी हिस्सा होगा। तो इसको कहेंगे, ये है एक्चुअली, इसको कभी कभी यानी आप आगे चल के पढ़ेंगे तो ये कैपिटल गेन टैक्स है, ये कैपिटल गेन टैक्स है। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, तो क्या बात समझ आई? बात ये समझ आई कि ये तुम्हारे लिए ये नहीं कि जब होगा तो दे देना, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये लाजमन देना है। दूसरी बात ये है ये कैश में देना है। तीसरी बात ये है कि अमीर से ज्यादा लेंगे, गरीब से कम लेंगे। और आखिरी बात यह है कि जब भी तुम कोई चीज बेचोगे और उसमें मुनाफा कमाओगे तो उसमें भी हमारा हिस्सा होगा। अच्छा बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या जी, ये बच्चे ये पूरा एक चैप्टर है, इसलिए मेरा बेटा मैं अभी आपको इसकी परसेंटेज नहीं बताऊंगा। ये असल में ये है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर तुम कमा लो तो उसका रेट और है, 2 साल में कमाओ तो उसका रेट और है, 3 में कमाओ तो उसका रेट और है, लेकिन 4 या 5 साल के बाद अगर तुम इसमें से पैसे कमाओ तो हुकूमत कुछ भी नहीं लेती। तो इसलिए 1 साल के अंदर ले खरीदा और बेचा तो उसका रेट हाई है, 2 में फिर थोड़ा कम, 3 में फिर उससे कम और 4 और 5 के करीब करीब आके बिल्कुल भी कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। तो इसलिए अभी हम नहीं बताएंगे, आपको हम बनाएंगे, चैप्टर आएगा कैपिटल गेन का, उसके अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पे जरूर डिस्कस करेंगे। आगे आ गया बच्चों क्या जी, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, टैक्सेस दैट आर इम्पोज ऑन क्या है, लिव्ड ऑन एक्ट और राइट और प्रिविलेज। आपने को खास राइट या प्रिविलेज एंजॉय किया, उस पर टैक्स लग जाता है। कि फर्ज कर लीजिए आपने सीए कर लिया और सीए करने के बाद आपकी शादी हो गई और आपकी बेगम न्यूयॉर्क जा रही है जहाज से बैठ के। ठीक है जी, ये जहाज जा रहा है और बेगम आपकी जा रही है न्यूयॉर्क। तो वो आपसे कहती हैं कि देखो भाई बात ये है, तुम पता नहीं कैसे लोग हो, हम तो बड़े खानदानी लोग हैं। बीवियां अक्सर ऐसे कहती हैं कि शौहरों को ये कहती हैं हम बड़े खानदानी लोग हैं, मेरे अब्बा नवाब थे लखनऊ के और मेरे दादा जो है वो बॉम्बे के नवाब थे, तुम लोग पता नहीं क्या हो। तो ये ऐसे होता है, ठीक है ना। तो बीवियां अक्सर ये कहती हैं बाद में कि हमें वेस्पा पे बिठा के मेरी शान डाउन की, हम तो कभी गाड़ी के नीचे बैठे ही नहीं थे, गाड़ी के अलावा बैठे ही। तो ऐसा अक्सर हो जाता। चलिए कोई बात नहीं है, इसको मैं घर में लेक्चर दे रहा हूँ, जरा सेफ साइड इतनी ही बात करेंगे। अच्छा, अब आपकी बेगम कहती है कि मैं तो एक स्पेशल सीट पे बैठ के जाऊंगी। ठीक है जी, स्पेशल सीट, बड़ी सीट पे बैठूंगी। तो ये प्रिविलेज हो गया ना, ये आपकी बड़ी सी बेगम और ये बैठ के जा रही है बड़ी सी सीट पे, ये बैठ के जा रही है। ठीक है जी।
अब हुकूमत कहती है कि तुमने इतनी महंगी बीवी रखी है, सॉरी तुमने इतनी महंगी सीट लेके दी है अपनी बीवी को, तो लिहाजा इस पर भी हम तुमसे टैक्स लेंगे। तो ये भी हो सकता है कि कोई खास किस्म का राइट या प्रिविलेज आप लेंगे, बड़ी सीट लेंगे, लग्जरियस किस्म की आप सर्विसेज मांगेंगे, तो उसके बदले में आपसे भी टैक्स वसूल किया जाएगा। ठीक होगी बात, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, तो ये भी बात हो गई। अब आगे चलते हैं। टैक्स इज लेव्ड अप बाय द लॉ मेकिंग बॉडी। तो जब भी टैक्स लगेगा लॉ मेकिंग बॉडी उसको अप्रूव करेगी, और अप्रूव कौन करेगा? पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आपने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कल देखी थी ना, यहाँ पे जहाँ पे यूं करके स्पीकर बैठता है और स्पीकर जो है यूं बैठा होता है। कल पंजाब असेंबली में तो यार बड़ा अजीबो गरीब वाकया हुआ कि जनाब ये बैठा हुआ स्पीकर, लोगों ने आके उसके बड़े से बाल नोच दिए और उस बेचारे की सारी जुएं नीचे गिर गई। अच्छा बच्चों, तो हम ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल होना जरूरी है। और आखिरी बात क्या कह रहे थे? टैक्स इज लेव्ड फॉर द पब्लिक पर्पस एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। कि टैक्स इसलिए लगाया गया है भाई कि किसी ने अपने घर नहीं लेके जाना, इससे उन्होंने क्या करना है? इससे उन्होंने रिंग रोड बनाना है, इससे उन्होंने जनाब आपके लिए जो है वो क्या कहते हैं यार, वो एक ट्रेन चलती है, कहते हैं क्या जी, इससे उन्होंने आपके लिए ऑरेंज ट्रेन बनानी है, और जनाब उन्होंने जो है मेट्रो बस चलानी है, और हॉस्पिटल की सर्विसेज देनी है। तो इसलिए टैक्स लगाया जाता है। अब जरा एक एक करके रिपीट कर दें। नेचर क्या है? सबसे पहली बात हमने ये की कि ये लाजमन है, ये कोई ये नहीं है कि तौफीक हुई तो दे दिया, नॉट वॉलंटरी है, ये कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात, ये कैश में होगा, चेक फैक नहीं होगा, गुड्स में भी नहीं होगा, बार्टर सिस्टम में भी नहीं होगा। उसके बाद ये है कि टैक्स एबिलिटी पे है, जो अमीर है उस पर ज्यादा, गरीब पे कम। और आखिरी बात ये है कि टैक्स जो है वो ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टी पे भी लग सकता है, कि अगर तुमने 70,000 का प्लॉट जो है 3 मिलियन में बेचा है, तो इससे जो पैसा कमाया है इसमें हुकूमत भी अपना हिस्सा लेना चाहेगी। आगे बात बच्चों, कि अगर आप खास प्रिविलेज एंजॉय करते हो, एक बड़ी सी सीट लेते हो, लग्जरियस बेड पे बैठ के न्यूयॉर्क जा रहे हो, तो उस पे भी आपसे टैक्स लिया जाएगा। और टैक्स का सारा लॉ जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव कराया जाएगा और उसे कानून का दर्जा दिलाया जाएगा, फिर ही आपसे टैक्स लिया जाएगा। और फिर आखिरी बात यह है कि ये जितना भी टैक्स लगा है इसका मकसद नेक है। इसका मकसद ये है कि आप लोगों के लिए रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं, दिया मीर बादशाह डैम बनाए जाएं, और इसके अलावा ऑरेंज ट्रेनें चलाई जाएं। तो ये बच्चों इसके मकसद हैं। अब यहाँ पे आके हम आपसे जो है पूछते हैं कि आपको अभी तक लेक्चर कितना समझ आया है जी बच्चों। तो यहाँ पे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं माशाल्लाह। तो बात करते हैं सबसे पहले आतिफ से, इख्तिशाम से, जवाद से, और बात करते हैं किसके साथ? मोहम्मद साद से और मुबीन फातिमा से। कि बच्चों बात समझ आ रही है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए, शाबाश। तो मुबीन फातिमा ने आज हमें 95% दिए यार, 100% ही देने चाहिए। चलें कोई बात नहीं, खैर है, हम काम चला लेंगे थोड़े से भी। अच्छा बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, अपना ये जो है ना स्क्रीन का